देवी जी, हमारा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, ग्राम कुटिंडा, पोस्ट त्रिकोणी, जिला। मैं 30 साल से शक्तिमान। मैं ये बताने के लिए थोड़ी ड्रेस पहन कर आऊंगा कि मैं शक्तिमान हूँ। 2.5 करोड़ एक आदमी लेता है, मेरे को नाम नहीं दूंगा। एक दिन का आप कुछ भी बुलवा लो। कुछ लोग हैं आज भी आते हैं बड़े बड़े लेवल पे, केसरिया आदाब करते, शर्म आनी चाहिए सर। मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, ओपनली बोलता हूँ। साइबर क्राइम के ऊपर मैं 5 या 6 एपिसोड बना रहा हूँ कि देखिए मोदी जी, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। 6 महीने तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन टीवी ओपन टॉक। मैं हूं खुशबू सिंह और मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं उनसे हर जनरेशन के लोग मोहब्बत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बच्चे उन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग नहीं बल्कि मैं कहूँगी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनकी खिलाफत करते हैं, क्योंकि वो बेबाकी से अपनी बातों को निष्पक्षता के साथ और निडरता से ओपनली पेश करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मुकेश खन्ना जी की। स्वागत है सर आपका ऑन टीवी ओपन टॉक। नमस्कार। चलिए एक बार और बेबाकी से बात करते हैं। कैसे हैं सर आप? बस मालिक की दया होनी चाहिए। बस जब तक मालिक की दया है तब तक सब कुछ ही चलता है। सर आपका न्यू सॉन्ग आया है, फिर से शक्तिमान के रूप में आप दिख रहे हैं और बच्चों को शहीदों के बारे में, देश के वीरों के बारे में सीख दे रहे हैं। वो आइडिया कैसे, क्यों और कब आया सर? क्या है कि देखिए, शक्तिमान फिल्म बनते बनते बन रही है। पिछले 3 साल से मेरे को लोग पूछ रहे हैं, अरे साहब और कुछ मत बोलिएगा, शक्तिमान कब आ रहा है? तो बता रहे झूठ बोलता है, शक्तिमान आने वाला नहीं है। सी, इट इज नॉट अ स्मॉल फिल्म, इट इज टेकिंग टाइम। कई मसले होते हैं जिसके ऊपर हम थोड़े से कहीं स्पीड ब्रेकर तो नहीं बोलूंगा, पर कहीं ना कहीं डिले होता गया। और मुझे सडनली महसूस हुआ कि लोग शक्तिमान को मिस भी कर रहे हैं। शक्तिमान हम मैं ड्रेस पहनकर अगर आया हूं तो ये बताने के लिए नहीं आया हूं कि चलो चलो रहस्य खत्म। जैसे आज महाराष्ट्र का कौन सीएम बनेगा, 6 दिन से रहस्य चल रहा है। तो आके बोले चलो रहस्य खत्म, नाम आ गया। मैं वो कहने नहीं आया हूं। मैं आया था, मेरे को एक गाना मिला, वो गाना बहुत खूबसूरत लगा मुझे। इनफैक्ट वो शान से गवाया जाने वाला था। इनफैक्ट हमने स्टार्टिंग में ये गाना एक्चुअली रिकॉर्ड करके शूट भी किया था, और उसमें मैंने क्रोमा में शूट किया था। उसमें मैंने हैट और अपनी जो ओरिजिनल ड्रेस जो आज की पहनती है, और गाना था आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान। तो हमको था कि ये गाना हम कश्मीर में जाकर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा। आओ बच्चों, या फिर हम कोई ट्रेन का कोई ऐसा सीक्वेंस बनाएंगे जहाँ पर बच्चों को बता रहा है। पर वहां जाके बाद में रियलाइज हुआ कि एक तो ये कि हमने फिर ये गाना है कॉपीराइट का प्रॉब्लम। हम पहुंच गए इनके पास, सारे गाँव के पास, उनके पास राइट्स है। मैंने कहा देखिए हमने ये गाना रिकॉर्ड किया। इनफैक्ट मैं 3 गाने बना रहा हूँ। आपको बता दूं, मैं वंदे मातरम, द आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो शायद राष्ट्र, जो हमारा देश का बन सकता है राष्ट्रगीत, जो जनगण गण को हटा के। दूसरा गाना हमने रिकॉर्ड किया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी मैंने शूट किया है, उसको भी हम। सर इन दोनों सॉन्ग में भी आपने ही मैं तीनों सॉन्ग में हूँ। और तीसरा गाना वंदे मातरम सिंपल वे में दुनिया को समझ में आ रहा है आज तक। वंदे मातरम वंदे मातरम खुशराम खुशराम किसी को नहीं मालूम। जैसे हम जनगण गण गाते हैं तो लोग खड़े होते हैं, तो आप उनके लिप्स देखिए, उसमें से 5 लोगों के लिप्स सिंक नहीं होंगे, मिक्स नहीं होते। लेकिन साहब वंदे मातरम अगर बन गया ना तो शुक्र नाम मजलाम में आप पकड़े जाएंगे सारे मिनिस्टर। मैंने कहा कि आज तक किसी ने वंदे मातरम गाने को सिंपली, मैंने बहुत बड़े लेवल पे बनाया, मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर को मैंने साइन किया, 7.5 मिनट का वो गाना। बट बात करते हैं इस गाने की, तो हमने जो सारे गानों को पिच किया कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, तो बोला हाँ सर हमारे पास ही इसके राइट्स हैं। तो बोला आप बनाइए गाना। मैंने सुना है उनको रिकॉर्डेड करके, तो बोला लेकिन इसमें कॉपीराइट लगे, इसमें ये होगा कि हमारा 70% हमारा, 30% आपका। अब आपको मालूम है कि मैं बहुत धृष्ट आदमी हूँ। मैंने कहा देखिए ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों की शादी में नाचने आया हूँ। अच्छा, जिस तरह मैं मेहनत करूँ, सब कुछ बनाऊं, 30% मेरा, 70% आपका। बोला सर हमारी कंपनी का रूल है। मैंने कहा ओके थैंक यू वेरी मच, करके बाहर आ गया। मैंने कहा हटाओ इसका। हमने उसको वर्डिंग चेंज करके, कुछ पहले तो चकड़मबाजी हुई, चल कॉपीराइट को चेंज करने में कम ये बना दो, होते लोग ना सारंगी ज्यादा कर दो, वो कर दो तो कॉपीराइट नहीं लगेगा। वो भी ट्राई किया, शान ने कहा एक बार गा के सुनाया, हमको लगा कि पॉसिबल नहीं है, गाना
गाना जो ओरिजिनल था अच्छा लगता है। फिर आइडिया किसी ने स्ट्राइक किया, सर गाने को ओरिजिनल बनाते ना। मैंने कहा चलो, क्रांतिकारियों की बात निकली। हमारा जैन अभियान है बहुत बड़ा, जहाँ हम लड़ रहे हैं गवर्नमेंट से हमारे देश के क्रांतिकारियों को उनकी जगह दिलाने के लिए, शहीदों का दर्जा। उनमें हमारे दीपक हमारे जो हैं बहुत बड़े हमारे जैन अभियान के हैं, उन्होंने इसको गाने को मुझे लिख के सुनाया। मैंने कहा बहुत अच्छा गाना है ये। हर क्रांतिकारी के, मैंने कहा इसको पहली में कन्वर्ट कर दो। वीर गति पा जाने तक वो मातृभूमि से हटी नहीं, बताओ कौन थी वो। चलो कौन था ये, चलो कौन था ये, चलो ये किया, बताओ। बच्चे बोलते हैं तो जैसे वो ईचक दाना बीचक दाना, एक्चुअली मेरे दिमाग में वो गाना था। उसी से आइडिया। नरगिस कहती है बच्चों को, छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना, बताओ कौन। तो मैंने उसको चेंज करके, ये जो था जिसने जिसने लड़ाई की, गोरों की लड़ाई की, अब बताओ कौन है। बच्चे सोचते हैं। मैंने कहा एजुकेटिव पूरे देश के बच्चों को नहीं मालूम, 3 नाम के अलावा किसी को चौथा नाम नहीं मालूम। चंद्रशेखर आजाद मालूम है भगत सिंह मालूम है उनको, उनको उनको सुभाष चंद्र बोस मालूम है उनको, लेकिन साहब दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना डाल नहीं हुआ था साहब, क्रांतिकारियों ने खून बहाया दिया। हमारे पास एक कैलेंडर है जिसमें 365 लोगों के क्रांतिकारियों के हम लोगों ने जीवनी लिखी है। एवरी डे पर एक क्रांतिकारी का जन्मदिन है। लोग समझते हैं 5-10 क्रांतिकारी। तो गाना बन गया। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने कहा चलो ये तो मैं भी गा सकता हूँ। हाँ। तो मैंने कहा ये तो पहली के फॉर्म में, मैं सिंगर तो हूँ नहीं, पर हिम्मत करके मेहनत करके गाना बनाया। गाना बहुत ब्यूटीफुल बन गया। फिर बात निकली सडनली, हैट वैट छोड़िए, शक्तिमान की ड्रेस पहने। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी आइडिया, लोगों को दिखेगा शक्तिमान की मैसेज और फास्ट जाएगा बच्चों तक और रिलेशनशिप है। बिल्कुल। सो इन शॉर्ट इतनी बड़ी बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये पूरे देश में ट्रेंड हो गया था कि मुकेश जी जो है वो शक्तिमान की ड्रेस पहन कर आए हैं बताने के लिए कि मैं हूँ शक्तिमान। अरे साहब मैं हूँ शक्तिमान, मैं 30 साल से शक्तिमान हूँ। मैं ये बताने के लिए थोड़ी ड्रेस पहन कर आऊंगा कि मैं शक्तिमान हूँ। मैंने कहा कि पुराना शक्तिमान बच्चों के साथ ज्यादा कनेक्ट है, जी। तो मैंने इसीलिए खुद मैंने कहा चलो शक्तिमान की ड्रेस में करते हैं। तो ये गाना बनते बनते बना है। और ये मैं बता दूं आपको, बिफोर यू आस्क एनी अदर क्वेश्चन, अगले महीने ये एक और इसका सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा। 4 क्रांतिकारी और लेकर आऊंगा, फिर 4 और मैं ये सीक्वेंस बनाऊंगा। मैं आई डोंट केयर फॉर दिस ट्रोलिंग जो चलती है आप लोग कर रहे हो ना। मेरी उम्र गिना रहे हो आप। मैंने कही भी है कि मेरी उम्र 160 साल है। उम्र कुछ नहीं होती। उम्र क्या होती, किस कलाकार की उम्र होती। जब मैं छोटा था तो मैंने भीष्म पितामह का रोल किया, 10 साल बड़ा हो गया मैंने शक्तिमान का रोल किया। एक्टर की उम्र नहीं होती। मैं आज जवान हूं तो मेरी विचारों से जवान हूं, उम्र में कभी नहीं गिनता। सो शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में फिर से मैं इसका सेकंड वर्जन बनाऊंगा, थर्ड बनाऊंगा, फोर्थ बनाऊंगा। सो दिस इज द सॉन्ग। सर वो और भी जो आने वाले रहेंगे वो भी पहेली के रूप में ही रहेंगे। यही इनफैक्ट मेरा गाना रिकॉर्डेड है, आगे के 4 और मेरे पास रिकॉर्डेड है, जिसके अंदर हम बता भी दूं आपको, उसके अंदर हमने चंद्रशेखर आजाद डाला है, वीर सावरकर डाला है उसमें मंगल पांडे डाला है, उसमें अशफाक उल्ला खान डाला। इन 4 के ऊपर एक और गाना बनाऊंगा। 3 वो लोग बता पाएंगे, चौथा नहीं बताएंगे। अशफाक उल्ला खान का मैं बताऊं, कई लोगों को मालूम ही नहीं किसी को। सो दिस सॉन्ग विल बिकम अ क्विज इन द फॉर्म, जहां मैं बच्चों को सिखाऊंगा कि देश के अंदर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी जान दे दी आप लोगों के लिए। आज के युवा को लोगों को माइकल जैक्सन मालूम है, आजकल उनको चंद्रशेखर आजाद नहीं मालूम। सो दिस इज द स्टोरी एंड हिस्ट्री ऑफ दिस सॉन्ग। सर इस गाने को आपने आवाज दी है और ये गाना मैंने भी सुना है, काफी खूबसूरत आवाज है आपकी आवाज। थैंक यू। मैं तो पता नहीं मुझे लोग क्या कहते हैं, मुझे नहीं मालूम। नहीं बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बोला कि ये गाना पहले शान की आवाज, तो उनको कैसे आपने मना किया कि नहीं चलो इस गाने को मैं गाऊंगा? बहुत बड़ा धर्म संकट था जी, क्योंकि ये गाना हमने अभी शान की आवाज में तो शायद रिकॉर्ड नहीं किया, हमने दूसरे गाने रिकॉर्ड किए, वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा। ये गाना उन्होंने पहले वो गाया, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके। ये फ्रेश जब चेंज हुआ स्टोरी, बीच में ही मैंने डिसाइड कर दिया कि मैं इसको चेंज करूंगा। और शान मेरे बहुत नजदीक है, उनको मैं समझाऊंगा। मैंने एक साथ में 3 गाने रिकॉर्ड किए थे उनसे, तो वो समझ के लेंगे निश्चित रूप से। 100% मेरे साथ उनका बहुत, और भी बनाएंगे साहब, बहुत गाने हैं अभी। बिल्कुल। तो सर चलिए, जबकि शक्तिमान की बात हो रही है और हर किसी के जहन में ये सवाल निश्चित रूप से है, क्योंकि कोरोना से पहले से ही, काफी पहले से ही फिल्म की बात हो रही है, तो कब तक उम्मीद की जा सकती है सर फिल्म आ जाएगी? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर मतलब ये कौन बनेगा मुख्यमंत्री से भी ज्यादा डिफिकल्ट है ये, क्योंकि इसकी कोई डेट नहीं है।
लेट हो गया मुझे मालूम है, गलती मेरी भी नहीं है, गलती इसलिए कि मुझे अभी तक शक्तिमान के रूप में फेस नहीं मिला है। जी, आपने क्लियरली बोला है मैंने कि ना बोला रणवीर सिंह, ना अक्षय कुमार, सोनी को लग, और माफ करना, मेरे साथ बैठ के उन्होंने अच्छी तरह से 3 घंटे बातें की हैं। लोग उसका भी मजाक उड़ा रहे हैं, आप मुकेश लिन 2.5 घंटे, अरे भाई नहीं साहब, वो आए मेरे पास, बैठे, चाय पिया, मजा आया। पर मेरे को जो शक्तिमान के अंदर चाहिए ना, वो रियल लाइफ में भी, और रियल लाइफ में भी द कैरेक्टर शुड हैव अ वेरी क्लीन इमेज। हमारे ये एक्टर बहुत बहुत अच्छे हैं, जी, रणवीर नो सिंह, डाउट। बट ही इज टेरिफिक, एनर्जी है, नाचते हैं, पार्टियों में जाते हैं, शादियों में नाचते हैं। अभी सूरत की एक शादी की फोटो चल रही थी। मुझे वो चाहिए जो शक्तिमान खड़ा हो तो बच्चों को सिखाए, तो बच्चे सीखेंगे। इनके साथ बच्चे खेलने को तैयार हो जाएंगे, आओ क्रिकेट खेलते हैं, आओ चलो बैडमिंटन खेलते हैं, आप तो। मैं थोड़ा सा पॉजेसिव हो गया हूँ शक्तिमान। मुझे मुकेश खन्ना का फर्क नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा मैं बनूंगा शक्तिमान, मैं तो जी, हूँ साहब, लेकिन मैं डेडिकेट तो करूंगा नए शक्तिमान को। तो मुझे ये चाहिए कि कोई एक और शक्तिमान इस लेगेसी को आगे लेकर जाए। वहां कहीं पर हम लोग गुथ गए हैं आपस में। तो और तलाश जारी है तो ना अभी सर? तलाश जारी है। मैं तो यहाँ तक बोल चुका हूँ, ऑल ओवर इंडिया में करा दीजिए ऑडिशन, जी, टैलेंट हंट करा दीजिए। बहुत बड़े हमारे पास बहुत बहुत टैलेंटेड बैठे लोग बैठे, पूरे हिंदुस्तान में पब्लिसिटी हो जाएगी, आप पूरा हिंदुस्तान इन्वॉल्व होगा। लेकिन साहब 10 करोड़ की फिल्म नहीं, 100 करोड़ की फिल्म, 200 करोड़ की, 300 करोड़ की फिल्म, मुझे सुपर मालूम है, ऐसे हीरो पे है प्रोड्यूसर तो। मैं भी जानता हूँ कि मेरे को रिटर्न चाहिए, जी, लेकिन गलत है। शक्तिमान के लिए कोई स्टार नहीं चाहिए। आप शक्तिमान को एज इट इज डाल दीजिए साहब। शक्तिमान की स्टोरी, कंटेंट हाउसफुल हाउसफुल है। यू जी, डोंट नीड यू डोंट नीड अ पर्सन लाइक अ बिग स्टार। हमने सब ट्राई किए, सोनी वन, हमने सब सब एक्टरों को पूछा हुआ है, साउथ के भी है, नॉर्थ के भी हैं। कहीं ना कहीं बजटिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आता है, बट ये है कि हमको, मैं चाहता हूँ नया भी मिल जाए, लेकिन शायद हो सकता है जिसके पैसे लगे हैं बोले सर रिटर्न चाहिए मेरे को। तो आप रिटर्न देखते हो, और मैं फ्यूचर देख रहा हूँ कि यही शक्तिमान हमारा एवेंजर्स के सामने खड़े। लेकिन शक्तिमान अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है ऑलरेडी, उसे प्रमोशन की जरूरत नहीं है। नहीं, तो उसे आप नया चेहरा भी अगर देते तो मेरे ख्याल सोल्ड से आउट वो आइटम है, सोल्ड आउट है। मैं तो एक्चुअली ऊपर बोलता हूँ सोल्ड आउट है सर, शक्तिमान के नाम पे स्क्रीन जी, भर जाएंगे। तो उसे आप किसी प्रॉपरली स्टार फेस बनाइए, की स्टोरी अच्छी बनाइए, वही इंटरेस्टिंग बनाइए, वही लेगेसी जो मैंने कहा। मैंने ये भी कहा था कि इन लोगों को जो मेरे साथ है, कि आपकी कंपटीशन अवेंजर्स से नहीं है, आपकी कंपटीशन पुराने शक्तिमान से। 30 साल के ब्रांड लेके जो हमने इमेज बनाई, उससे आपको डरना पड़ेगा। तो सर जिस टाइम में आपने शक्तिमान बनाई, उस टाइम में सुपर हीरो, देश का पहला सुपर हीरो, कैसे, मतलब सर इतनी बड़ी नहीं हिम्मत था आपने उस कैसे जमाने की में, थी? नहीं था। और इत्तफाकत क्या होता है ना, ये चीज बनती 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 है। मैं भी भीष्म पितामह बनते बनते बनाया, अदरवाइज चोपड़ा साहब तो मुझे दुर्योधन बनाने वाले थे। जी, यहाँ पर जो स्टोरी जो बनी है ना, कि हमने ये स्टोरी 10 साल पहले राजश्री वालों को सुनाई थी, जब मैं दर्द दिल कर रहा था अपने बिफोर महाभारत। अच्छा, और राजबाबू को मैंने सुनाया, बाबू ने कहा अच्छी स्टोरी। वो एक ऊपर से आता है, इधर से आता है, उधर से आता है, कभी छठे पे। हमारे दिमाग में दिलीप साहब थे, राजकुमार, जो 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 आजाद में आते थे, जंप मार के ऊपर से खड़े हो जाते थे, फिर फाइट मार के भाग जाते थे। आजाद, हमने कहा आजाद आया, इधर से आया था, उधर से आया था। स्टोरी पसंद आई, लेकिन बड़े बड़े बाबू को, राजबाबू के जो फादर है, उनको शायद थोड़ी सी उन्होंने लगा दी एक। और हमारी दर्द दिल भी बनते बनते 2 साल ये साइड में ठंडे बक्से में पड़ी गई। और जब वक्त आया, मेरे को दूरदर्शन मांग रहा है मुझसे, और मेरे को देना था, और पैंथर नाम की एक सीरियल में काम कर रहा था, राइटर भाग गया, चिकन आउट हो गया लास्ट मोमेंट में। तो मैंने कहा यार जानी, क्या करे, वो मेरे को तो दूरदर्शन मांग रहे हैं, बताइए सब्जेक्ट क्या है। उसे महाभारत का मैं हीरो बन के आया था उनकी, तो उनके वहां के दूरदर्शन पे, तो मेरी थोड़ी सी इज्जत थी वहां पर। तो मैंने कहा जानी एक काम करते हैं, वही वाला एक बनाते हैं जो हमने राजश्री को सुनाया। बोला मुकेश बहुत कॉस्टली सब्जेक्ट है, सुपर हीरो। बिल्कुल, मैंने कहा चलना यार, पैसे मेरे पास भी नहीं थे। मैंने कहा चल कोशिश करते हैं, भगवान ने कुछ किया, वही हुआ। 75 lakhs मुझे अम्बू मरारकर जी ने दे दिया विदाउट एनी इंटरेस्ट, क्योंकि बनना था वो, और बनते बनते बने। और फिर उसके बाद फिर हमने हमने डीजी को सुनाया, जो दूरदर्शन के। एक लाइन बताई मैंने, बोला मुकेश जी टेक एनी सैटरडे मॉर्निंग, आई विल गिव यू 104 स्ट्रेट। 26 भी नहीं, उनको 13-26। अब मेरे सर पर आ गई कि 104 दे रहे, चलिए बनाइए करिए। और फिर जो हमने संघर्ष किया, और ये बनता बनता बन गया था इसका, और देश का पहला सुपर हीरो है। मैंने अपने घर में अपने बच्चे को देखा था, मेरे 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 नेव्यू के लड़का, वो जिया जो टॉयज को नहलाता था बाल्टी में ऐसे करके अंदर,
और माँ बोलती थी जल्दी कर बस आने वाली है। उसको मैंने कहा ये जिया जो क्या, मैंने देखा एक एक सुपर हीरो जो बाहर के हैं, मैंने कहा ये हमारे देश का किधर है, एक जाने को मिनट। मैंने वो मिला। तब जाके हम लोगों ने कहा चलो बनाते हैं, और हमने हिम्मत की, बहुत बहुत बड़ी 21 बहुत दिन बड़ी में हिम्मत थी मेरी पहला यहाँ से। एपिसोड बनाने में 21 दिन लग गए हमको। तो सर ये शक्तिमान बनी, हिट हुई, हर किसी की फेवरेट बन गई, तो किल्विश, किल्विश। सम्राट किल्विश, उसे मारे बिना शक्तिमान क्यों बंद हो गया? उसके पीछे भी एक बड़ी बहुत बड़ी कहानी है। मतलब मैं तो ओपनली, मुझे कई बार बच्चे पूछते हैं ये किल्विश कब मरेगा, नहीं मरेगा वो। जिस दिन किल्विश मर गया स्टोरी खत्म। हमारे जहन में भी अभी वो सवाल है। क्योंकि क्या है, जब तक एक भी मनुष्य के अंदर पाप का इतना भी बीज है, किल्विश जिंदा रहेगा। किल्विश पाप का मूल है, ये अंधेरे का है, ये उजाले का है। हमारा कंसेप्ट भी वही है, अंधेरे और उजाले के बीच में। और वो पाप जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के उसने पुतला भी बनाया था। अगर आप देखो, मैंने दूसरा वाला बनाया है, हमारा हीरो शक्तिमान बनाया, सेकंड पार्ट। उसमें भी यही है कि शक्तिमान वो हमारे पब्लिक में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर नहीं हटेगा साहब। कलयुग है, जिस दिन आप हटा दोगे वो योगी बन जाएगा, वो दयानंद सरस्वती बन जाएगा, वो हमारे योगानंद जी बन जाएंगे, जो कि योगी पुरुष हैं। पर उसके लिए आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि तक जाना पड़ता है। जिस दिन हर बंदे के अंदर से पाप निकल गया, किल्विश मर जाएगा। सर तो शक्तिमान, आप जो किल्विश पूछ रहे हैं, तो जी। किल्विश भी ऐसा है कि उसको मार, आपने सवाल कुछ बॉल उल्टी सुलटी डाली है कि किल्विश के मरे बगैर बंद कैसे हो गया। तो उससे कोई लेना हर देना बच्चे नहीं को वही लगता है ना, कहानी मरेगा हमने तो। बीच में रोकी है। 330 एपिसोड में मैंने फटाक से बंद कर दिया। आज भी मुझे कई लोग मेरे पीछे पड़े आज तक, अरे साहब 332 के बाद में बताइए ना कहानी क्या हुई। अब मैं क्या बताऊं, मैंने शूट ही नहीं की। तो हमने, बिकॉज ऑफ दूरदर्शन की फीस बढ़ती चली गई, जो मेरे यहाँ तक आ गई। मैंने कहा अभी तो हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 16.5 लाख रुपए देना उनको, जो हम 3.5 से शुरुआत की। तब जाके मैंने एक आर्बिट्री डिसीजन लिया, और मैंने एक बार कहा शक्तिमान बंद, फिर हमने आर्यमान बनाया एक साल के साथ। जी, वो सवाल इसलिए था सर क्योंकि मैं भी शक्तिमान देखती थी और बहुत बड़ी फैन थी, और हमारे जैसे जितने बच्चे थे वो अब बड़े हो चुके हैं, और हर बच्चे के जहन में ये सवाल अब तक है कि क्या वो फिल्म में किल्विश की मौत होगी? नहीं, देखिए, फिल्म और सीरियल में मैं आपको बता दूं बहुत फर्क होता है। फिल्म 2.5 घंटे की होती है आजकल, तो हमारे जमाने में तो 2.5 घंटे 3 घंटे, मुगल आजम तो 3.5 घंटे की, मेरा नाम जोकर तो 2 इंटरवल होते थे। आज की फिल्म की स्टोरी 90 मिनट से ज्यादा नहीं। हिंदी फिल्म भी 2 घंटे 12 मिनट कम को लाना पड़ता है। जी सर हमारे पास ये 97, ये हमारे पास 450 एपिसोड है, तो उसमें हमको तो लिमिटेशन नहीं, हमारे पास इतनी जगह है कि हम किल्विश को दिखा भी सकते हैं, कपाला को भी दिखा सकते हैं, बीच में 4 विलन भी ला सकते हैं। जी। लेकिन बड़ी फिल्म जब पर्दे पर आती है ना, तो उसमें एक ही विलन रहता है। इसके अंदर हमारे पास 25 विलन, हर 4 हफ्ते के बाद विलन चेंज होता था। कपाला, उसके बाद पता लगा कि एलियन आ गया, उसके बाद पता इलेक्ट्रिक मैन आ गया, उसके बाद पता लगा। तो इस फिल्म आएगी तो एक स्टोरी होगी जो चलेगी 1.5 घंटे, उसमें एक प्रॉपर स्टोरी होगी। शक्तिमान का बहुत बड़ा चैलेंज है वो, तो वहां पर किल्विश के पीछे जाएंगे या हमारा कोई नया विलन आ जाएगा, जैसे आजकल मोबाइल, मैं बोलता हूँ सबसे बड़ा विलन हो गया है, तो कहानी के ऊपर डिपेंड करेगा। सर आपने मोबाइल की बात की, तो सोशल मीडिया, आपकी अपकमिंग फिल्में हैं, वेब सीरीज के लिए आप काम कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, डिजिटल अरेस्ट को लेके सुन लिया, मैं जी, उस बारे में सर बताइए। नहीं, देखिए क्या है, मुझे अचानक, मैंने पेपरों में रोज पढ़ता था 67 लाख रुपीस एक बोल्ड बुजुर्ग आदमी को लूट लिए। जी, हर रोज की ये हर रोज की। फिर किसी ने कहा लड़की को 3 करोड़। तो पहला सवाल मेरा बेटा, मैंने कहा तो मेरे से भी अमीर लोग हैं, 3-3 करोड़ बैंक में पड़े रहते हैं इन लोगों के, मारा होगा तो होगा ना 7 करोड़। बोला हाँ होता है सर, पेंशन होता है लोगों का। और मुझे मालूम पड़ा कि सिंपल चीटिंग का तरीका है कि सामने आ जाते हैं और डरा देते हैं, और स्पेशली ओल्ड लोग ही होते हैं, जो लोग बुजुर्ग होते हैं, और उनको बोलते हैं कि हम फला फला पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आपके अंदर का जो टेलीफोन है, आपका सिम नंबर, आपकी लड़की का सिम नंबर, उसके ऊपर बहुत बड़ा वो हुआ है फॉरेन के साथ, उसकी डीलिंग अंडरग्राउंड के अंदर को आतंकवाद, और वो बुढ़ा घबरा जाता है। दिस इज व्हाट द स्टोरी व्हिच हैज बीन गिवन टू मी। वो बोलता है अभी हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। अब किसी ने डिजिटल अरेस्ट भी नहीं सुना होगा, और डिजिटल अरेस्ट मतलब बोलता मैं फोन करूं, बोलता नहीं आप घर से बाहर भी नहीं जाएंगे,
और वो बंदे को लेकर आते हैं वीडियो कॉल में, वो कांस्टेबल की ड्रेस में होता है, पुलिस स्टेशन की ड्रेस में होता है, और ये आदमी को इतना कन्विंस करते हैं आप कहीं नहीं जाएंगे, यू आर डिजिटली अरेस्टेड। एंड आप बाद में धीरे धीरे बात करते करते फिर उसको घुमा फिरा के उसको कुछ ओटीपी लेके आते हैं, जो आजकल कोई बैंक ट्रांजैक्शन में मैं भी अगर 5,000 की चीज खरीदूं तो विद इन 30 सेकेंड ओटीपी आता है, और वो ओटीपी बताना पड़ता है, ओटीपी होता है तो पैसा ट्रांसफर होता है। जी। ये लोग साहब वो ओटीपी निकालते हैं और पता लगा एक चक्कर में 70 लाख उनके पूरे बैंक खाली करते हैं। जी, और पढ़े लिखे इसके शिकार हो, पढ़े लिखे सबसे बड़ी तो मैंने अभी एक इनफैक्ट अभी मैं आपको बता दूं, कल 12 बजे मेरा इसका प्रोमो आ रहा है। आई थिंक प्रोमो मतलब जो मैंने डिस्कस किया है कि मैं अनाउंसमेंट में ला रहा हूँ, उसमें मैंने साफ कहा है, साफ मुझे हैरानी होती है आप लोगों की बुद्धि पर। आप लोग, इवन मोदी जी आकर बोल कर गया मन की बात में कि कोई भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकता। मैंने कहा अरेस्ट करने के लिए वो आपको टेलीफोन पे अरेस्ट क्यों करेगा? टेलीफोन पे कोई किसी को एड्रेस नहीं करता। अगर वो आपको सचमुच है तो साहब उसकी अगर ताकत, आप उसको बोलिए गेट लॉस्ट। अगर कोई वीडियो कॉल में आपको बोलता है कि मैं आपको अरेस्ट कर रहा हूँ, इतनी बुद्धि नहीं है, मुझे आपकी बुद्धि पे तरस आता है। मतलब लोगों ने कहा सर पढ़े लिखे लोग नहीं, अरे मैं बोलता साहब अरेस्ट अगर वो कर रहा है, क्या उसके पास टाइम नहीं है आपके घर में आके घंटी दबा के घर में आके आपको अरेस्ट कर? वही आप लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन साहब क्या करें, हमारा देश में भोले भाले लोग भी हैं, और कभी कभी क्या होता है ना कि हर आदमी के पीछे स्केलेटन में कुछ न कुछ, अलमारी में उनका खुद का कुछ स्केलेटन रहता है, और वो हर आदमी क्लीन नहीं होता। क्यों डरते हैं लोग? क्यों इंडस्ट्री में मेरे बगैर कोई भी आदमी एकता कपूर से पंगा लेते थे? क्योंकि काम नहीं देगी, या आप झगड़ लेते हैं तो लगता है आपको भी फंसा सकता है, तो मेरे कबाड़ के अंदर स्केलेटन होगा तो मैं भी डर जाऊंगा। आप हर आदमी के पास कुछ ना कुछ होता है, डर जाता है, अच्छा ये अरेस्ट करेगा मेरे को, और वो मान लेते। मैंने ये बात सीधी सी बात की, मैंने कहा देखिए इससे बचने का एक सिंपल तरीका है कि आप जो है वो किसी का वीडियो कॉल रिसीव मत कीजिए। और वीडियो कॉल ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, कोई जबरदस्ती आपके ऊपर वीडियो कॉल नहीं कर, मेरे पास बहुत आते हैं फोन, वीडियो कॉल है तो मैं छोड़ देता हूँ। आप लोग मत खोलिए, पॉसिबल नहीं है कि वो जबरदस्ती आपके, अगर जबरदस्ती है तो शाहरुख खान के ऊपर फोन करे उसका फेस देखें, मेरे को फोन करे फेस देखें, नॉट पॉसिबल अनलेस आई से ओके एक्सेप्टेड। तो एक तो वीडियो कॉल छोड़िए, तो इसके ऊपर मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा, पर यू आर राइट। मैं बहुत जल्द मैं दूरदर्शन भी जा रहा हूँ, शायद ओटीपी उनका भी खुल रहा है, ओटीटी। ये साइबर क्राइम के ऊपर मैं 5 या 6 एपिसोड बना रहा हूँ, जिसमें मैं पूरी कहानी, जिसमें मैं खुद एक एजेंट बनूंगा, जो रॉ एजेंट है, और जो कैसे सॉल्व करता है प्रॉब्लम, हाउ डू दे फाइट, बना रहा है। तो उसको मैं, बिकॉज अभी का सब्जेक्ट है, कॉन्टेम्पररी सब्जेक्ट है, मैं बताऊंगा कि ये चीज ना करो, आप किसी को अपना लिंक मत दो। किसी के लिंक भी जब कई बहुत सारे वीडियो वाले भेजते, मैं भड़क जाता हूँ, 8-8 वीडियो भेज देते, नाम भी नहीं कुछ भी नहीं। अब आदमी को क्यूरियोसिटी होता है क्या होगा यार, तो ओपन करते हैं। आप ओपन करोगे लिंक को, आपके सारे डेटा चले जाएंगे। हमको तो मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ, नई बातें चलनी बात। आप फिल्मों को लेके, शोज को लेके काफी चूजी हैं। मैं बहुत ज्यादा चूजी हूँ। इसकी वजह से ऐसा हुआ कि आपको काम नहीं मिला, या फिर काम नहीं मिला तो तब होता है जब मैं सड़क पे बैठा हूँ, हाथ फैला के बैठा हूँ, मेरे को काम नहीं मिला। मैं बैठा हूँ 28वीं मंजिल पे, प्रोड्यूसर नीचे बैठा हुआ है, मेरे को अगर काम चाहिए तो वो ऊपर चढ़ के आएगा, मुझे काम देगा। मैं इतना धृष्ट हूँ कि मैं प्रोड्यूसर को बोलता हूँ, सर आपको मुकेश खन्ना की जरूरत होनी चाहिए, मुकेश खन्ना को आपकी जरूरत होनी चाहिए, तब मजा आएगा काम करने। सर जब आपने भीष्म पितामह का किरदार किया था, तो उसके बाद दाढ़ी वाले इमेज से बाहर निकलने आपने वो भी सब सुन लिया, मेरी कंडीशंस भी सुन ली। वे बचकाना कंडीशंस हैं, बट अगेन देखो, ये मुकेश खन्ना ही कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर करोड़ों का नुकसान नहीं, हिम्मत की बात नहीं है, आप अपना लॉस कर रहे हो साहब। अमरीश पुरी जी के डेथ के ऊपर मेरा सेक्रेटरी यहाँ बैठकर, शशि राज वैद, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, शशि कपूर जी का सेक्रेटरी, मेरा सेक्रेटरी, मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उनके वो भी अभी ऊपर चले गए, पर मेरे कान में बोलते हैं, चौथे के दिन, चौथा चल रहा है, बड़े बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए, मुकेश जी यहाँ क्या है, तुसी एक करो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ, पंजाबी थे, मैं की करांगे, उन्होंने कह दो कि अमरीश जी का रोल मुकेश जी कर सकते हैं, उनका रिप्लेसमेंट मुकेश जी है। वो दिमाग फिर गया, बढ़ गया। इस तरह 4 दिन भी नहीं हो उनकी डेथ को, और आप बोलते कि मैं उसका रिप्लेसमेंट हूँ। मैंने डांट दिया, और मैंने कहा दूसरी बात बताऊं आपको, मैं अमरीश जी के सब रोल नहीं कर सकता, मैं विलन नहीं करता। आपने हमेशा बोला है 70% ज्यादा विलन तो वो कर चुके हैं, 30% पॉजिटिव करते हैं, मैं 100% पॉजिटिव करता हूँ।
मैंने कंडीशन, तो मेरा जो था ना कि मैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ, ओपनली बोलता हूँ। जी मेरे को कोई आदमी, मेरे को सर, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं आप समझ जाएंगे। मनमोहन देसाई जस्ट आफ्टर महाभारत, जहां मैंने फिल्म में भी साइन नहीं की थी अभी तक, सौदागर सौगंध तहलका बाद में आई। मनमोहन जी के देसाई के ऑफिस से मेरे को मैसेज आया था, मुकेश जी को पूछो मेन विलन करोगे। मैंने अपने सेक्रेटरी को पूछा है उस वक्त थे, मैंने कहा ये मेन विलन कहाँ से मेरे को बना रहे हैं, मैं तो पॉजिटिव कैरेक्टर हूँ। साला मुकुट भी सफेद, कपड़े भी सफेद, दाढ़ी भी सफेद, तो ब्लैक कलर का रोल क्यों दे रहे हैं? आई वाज सडनली, और मुझे याद आया कि मुझे ऑडिशन में चोपड़ा साहब ने भी मेन विलन दुर्योधन कहा था, है मेरे में शायद वो पर्सनैलिटी में बात आती है कि सर, तो मेरे को किसने अच्छा आंसर दिया, बोला मुकेश जी क्या होता है इन लोगों के पास सारे हीरो साइन होते, विनोद खन्ना साइन, जितेंद्र साइन, मिठुन साइन, आप कोई भी नाम गिनो, इनके पास अमिताभ बच्चन साइन, इनके पास विलन अभी तक साइन नहीं होते। तो उनके इनको टक्कर लगा में होगा भी। कि सामने खड़ा करते हैं, तो मैं पहलवान बन गया था आफ्टर महाभारत कि किसी के सामने चलो लड़ाई करेंगे, चलो डायलॉग्स ये खड़ा करेंगे, इसीलिए आपको बुलाया गया। आई कुड हैव बिकम अ वेरी बिग विलन, मनमोहन देसाई लॉन्चिंग, बट अगेन मैं कहता हूँ मैं अलग हूँ। मैंने पैसे का नहीं सोचा, मैंने कहा मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता, हीरो मेरे को मारेगा, मैं गिरूंगा और ऐसा लुक दूंगा, डायरेक्टर बोलेगा सर थोड़ा कम कीजिए, कम कीजिए, ए करिए। मैंने कहा मेरे को नहीं हो पाएगा। तो मेरा ये अंदर का अहम है मेरा कि मैं विलन नहीं करूंगा। उस दिन से आज तक मैंने कम से कम 25 फिल्में मना की होंगी। तो जी 25 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं एक फिल्म में अगर मैं करोड़ भी ले लेता, 25 करोड़ का लॉस हुआ। विलन नहीं करता, दाढ़ी नहीं लगाता, अगेन दाढ़ी मेरे यहां तक आ गई, दाढ़ी भी मैं भी रोल गए। एक फिल्म सलमा पे दिल आ गई, मेरे को जाते जाते रुक गई। सावन कुमार टक मेरे को स्टोरी सुना रहे, मैं सुन रहा हूँ, सावन कुमार टक आप जानते होंगे, सलमा पे दिल आ गया, स्टोरी सुना रहे, सर आप पठान हैं, उधर शाहबाज खान एक और है, आपका लड़का है लड़की है सलमा उसका। तो मैं सुनता था, मेरे को दिमाग में आ रहा था कौन सी पतली गली पकड़ूं निकल जाऊं, तो मैं सुनते सुनते हमेशा सोचता हूँ करूं कि नहीं करूं। और बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर, मैंने कहा सर मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा फिल्म आपकी। बोला क्यों? मैं आपका पठान हूँ तो दाढ़ी होगी, दाढ़ी में लगाता नहीं, मैं खुश था कि मना हो गया, कोई बात नहीं दाढ़ी न लगाना, मूछ लगा लेना। और मूछ लगा के मुझे सलमा पे दिल आ गई, उन्होंने करवाई। बट दैट इज द ओनली एक्सेप्शन, अदरवाइज मैंने कभी दाढ़ी के नाम पे, लोगों को मालूम है। और तीसरा भी एक और बचकाना तो नहीं कहूंगा, मर्दाना भी नहीं कहूंगा, मैंने कहा कि रोमांटिक सीन नहीं करूंगा। आप रोमांटिक सीन से बचते रहे हैं। मैंने सुना है कि आप महिलाओं से भी दूर रहते हैं। नहीं सर, आपने शादी दूर नहीं तो की नहीं है रहते, अभी आप दूर होते तो मैं आपको भी नहीं आने देता। बात वो नहीं है, बात वो हो रही है कि मैं अपने रिसेप्शन पे मैंने लड़की नहीं रखी, आप उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता, नॉट बिकॉज आई एम अगेंस्ट वुमन। मेरा एक बहुत अजीब फंडा था, सबने कहा सर रखिए सर, सबने कहा रिसेप्शनिस्ट लेडी होती है, मैंने कहा होती होगी सर, रखिए तो सब बोलो अच्छा, मैंने होती होगी, लेकिन तुम लोग क्या करोगे, वो बैठी रहती होगी, तुम लोग जाके वहाँ खड़े होकर फोन पे बात करोगे, उसके सामने खड़े होकर ऐसे अपनी बात करोगे, सामने जाके खड़े होकर, मुझे वो नहीं चाहिए, आप अपना अपना काम करिए। मैंने रमेश जी को रखा 17 साल आफ्टर रिटायरमेंट, बैंक से रिटायर हो गए, 17 साल उन्होंने मेरे रिसेप्शन, देयर इज नथिंग अगेंस्ट वुमेन, बट अगेन रोमांटिक सीन इज नॉट बिकॉज आई डोंट लाइक वुमेन, ऐसी बात नहीं, दुनिया में आधे से करीबन वुमेन ही होते हैं, हमारी प्रजाति नहीं तो नहीं बनेगी। सर, ये नहीं मैं कह बताता हूँ कारण क्या है कि मुझे किसी किसी के खिलाफ नहीं, पर मुझे रोमांटिक सीन, भीष्म पितामह की इमेज, शक्तिमान की इमेज, दोनों इमेज में यही है, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी, शक्तिमान शादी नहीं कर सकता, मैं उस इमेज में जीता हूँ, मैं इमेज को मानता हूँ, लोग नहीं मानते। लोग, अमिताभ बच्चन ने भी अंग्री अंगमान करते करते आलाप किए, ट्राई किया, सितार बजा रहे, नहीं चली साहब, इमेज चलता है यहाँ पर। मैं थोड़ा सा मैं अलग सोचता हूँ, इसी इमेज में रहकर मैं 50 फिल्में कर सकता हूँ। सो मेरी उस इमेज के साथ में रोमांटिक सीन्स नहीं चाहते। इफ बाय परफॉर्मिंग आई विल बी, आई हैव डन, ऐसी बात नहीं कि मैं तो हीरो बना हूँ, 14 फिल्मों का हीरो था मैं। दर्द दिल देखिए, मैंने डांस किया, डिस्को किया है मैंने जी दुनिया भर के वो भी किया, बट उस वक्त मैं हीरो था। महाभारत नहीं आई थी, महाभारत आ गई, शक्तिमान आ गई। आज मुझे ये नहीं है कि मैं कर नहीं सकता, बट मुझे अपने बिलीफ के अगेंस्ट करना पड़ेगा, और जो एक्टर बिलीफ के अगेंस्ट करता है वो भीष्म पितामह नहीं बन सकता। भीष्म पितामह बनने के लिए बिलीफ चाहिए कि एक बाप के लिए एक बेटा अपनी जिंदगी को मृत तृष्णा में ढकेल सकता है। कौन सा बेटा आज कर सकता, बताइए आप मेरे को। चलिए ठीक है फादर, मैं आपके लिए शादी नहीं करूंगा, अफेयर भी नहीं करूँ, नॉट पॉसिबल। टुडे एक सन बोलेगा ठीक है यार, बाप को पसंद आ गई और वाइफ कर दे,
मैं शादी नहीं करता, चलो ओके डैडी। वो उधर रास्ता पूछता है लेकिन आपके पुत्र हुए तो वो समझ जाते हैं कि मेरे पुत्र भी हो सकता है। वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं आज ही बन रहा हूँ बेचारी। उस आदमी को करने के लिए एक्टर के अंदर बिलीफ होना चाहिए। हमारे यहाँ नसीरुद्दीन शाह मेरे क्लासमेट थे इंस्टीट्यूट में, मुझे बोलते थे मुकेश एनएसडी से आगे, ये क्या है तुम्हारी फिल्मों में बाग गार्डन के पेड़ के इर्द गिर्द हीरो हीरोइन नाचती रहती है, भागती है, उधर से आती है, फिर वो दिखाते हैं, पक्षी दिखाते हैं। मैंने कहा ये आदमी अगर गया ना इंडस्ट्री में और हीरो बना ना, इसको प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज वो डिसबिलीफ चेहरे पर दिखता है। बट ही वॉज अ गुड एक्टर। हीरो लाल में हीरो बना, उसने भी वही किया जिसके खिलाफ बोल रहा था। लेकिन एक बुरा एक्टर होता है तो आपका कैमरा नाक पे आता है, आपके अंदर का अगर नॉन कॉन्फिडेंस भी पकड़ेगा। और अगर मैं भीष्म का कर रहा हूँ, ऐसा लड़का थोड़ी होता है यार, वो दिखेगा मेरे चेहरे को। मैंने कहा नहीं, ऐसा लड़का हो सकता है। मैंने माँ बाप की सेवा की, मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता साहब, उसमें झलक भी है। क्या सदैव पिता पुत्र के लिए करता रहे पिताश्री? क्या पुत्र का कर्तव्य नहीं होता? ये मेरा डायलॉग था। बट आपको मेरी आंखों में बिलीफ दिखेगी वहां। सो रोमांटिक सीन्स करने में मुझे अपने अंदर का एक्टर जगाना पड़ेगा। मैं कर जाऊंगा, मैं विलन भी कर सकता हूँ। आई नो इफ आई मैं और विलनों से ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। चौधरी सारंग क्या था, लोग बोलते विलन था सौगंध में, नहीं साहब, मारता है, अपनी बहन को मार देता है, सिर नहीं झुकाता। विलन का तो हाथी पे आता है। मैंने उसको विलन नहीं बनने दिया। मैंने कहा ये प्रेम के खिलाफ है, पर चाहूं तो पर दिखेगा तो विलन। तो सर कैरेक्टर को, रियल लाइफ के कैरेक्टर को जीने के लिए आपने रियल लाइफ में भी शादी नहीं की, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, मैं आपका जवाब इस तरह से दूंगा कि अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है ना, तो आप वही रोल करो जो आपके अंदर से निकले। मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता, तो मेरे अंदर से रोमांटिक सीन्स नहीं निकलेगा। मैं कर जाऊंगा आउट ऑफ द वे जाके, अरे नो क्या कर रही हो, लेकिन साहब आपके अंदर से जो निकले। अब माफ करना, देखो अरुण गोविल जी की बात नहीं करूंगा, नाम ले रहा हूँ, फिर भी इवन सीता जी की नाम ले रहा हूँ। आफ्टर रामायण अरुण जी wanted to do so many negative roles, नहीं कर पाते। नहीं, लोगों नहीं को जो सीता बनी थी मिनी स्कर्ट नहीं पहन सकती। वो लोगों के दिल में उनके लिए एक तो अलग मेरे ही छवि। लोगों के दिल में भीष्म और शक्तिमान इतना गुस्सा पड़ा है कि मैं उसकी इमेज को तोड़ नहीं सकता। सर एक और सवाल पर्सनल, आप इतने हैंडसम हैं, अरे मैं कहा इतने सक्सेसफुल रहे हैं, तो सर कई लड़कियों के दिल आपके ऊपर आए होंगे सर, सलमा पे दिल आ गया, वो भी एक है। हर आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती, मैं साफ बोलता हूँ, ताली दो हाथ से बजती। तो प्रपोजल तो आते होंगे सर? आए होंगे, पर मैंने ऑन भी नहीं किया, कभी मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया, ना मैंने किसी का टेलीफोन भी नहीं रिसीव किया कि वो मैकडोनल्ड ने आपके बारे में। मैंने कहा मैकडोनल्ड कौन भाई? मेरे दिमाग में मैकडोनल्ड वो पिज्जा आया, बोला वैष्णवी मैकडोनल्ड है हमारी गीता विश्वास। हाँ, उसके इंटरव्यू में ये कहा गया कि मुकेश जी तो उनके सेट पे तो मैं पहली बार ऐसा देखा, मैंने किसी सेट पे नहीं देखा। हर जगह पे तो आपको मालूम है कास्टिंग काउच भी चलता है, सर वो चलता है, बोल गई सब कुछ मेरे को बताया उन्होंने। बोला वो मुकेश जी के सेट पे तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि ऐसी यूनिट, वो 6 फीट दूर रखते थे औरतों को अपने से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये कोई खिलाफ नहीं हो साहब। इवन औरतों के खिलाफ जो मैं 2 लाइन बोल गया था, जिसको उन्होंने भुना बहुत, उसको करके 1 लाइन निकाल के कि मुकेश जी खिलाफ, अरे साहब पूरा वीडियो देखिए आप। मैं ऐसी लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जो फोन करके आपको फंसाती है। मेरे यहाँ पर एक मेरे कलीग को फंसाया था उसने। आप अपनी वीडियो भेजी ना, नंगी वीडियो उसने बनवा के भेजी है, उसके बाद मेरे फोन आया 75,000 चाहिए तुम्हारे से। मैंने कहा ऐसी लड़की अगर पहली मीटिंग में बोल दे आपको आई वांट टू स्लीप विद यू, तो वो धंधा करती। तो उन्होंने क्या मुकेश जी ये बोलना चाहते हैं कि हर औरत के खिलाफ है वो कोई, ऐसा नहीं साहब। आप लाइन निकाल लेते हो उसमें से आधा अधूरा लाइन कट करके उसको। तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में मैं औरतों की जितनी इज्जत करता हूँ शायद कोई नहीं करता। मैंने आप लोगों की फेवर में एक बात कही है, शायद कोई मर्द ने नहीं कही होगी। मैंने कहा लोग कहते हैं कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। किसी ने कहा है कि पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए? नहीं सर, मेरा ये बिल्कुल भी नहीं था कि आप औरतों की, महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे को ट्रोलिंग हुई लेकिन हट गया जी। तो ये सवाल मेरा है ही नहीं कि सर, ना मैं सोचती हूँ कि आप औरतों की इज्जत नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बहुत करते हैं। आप बच्चों की, हर अच्छे लोगों की इज्जत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन वही था कि शादी क्यों नहीं की। अगेन क्वेश्चन ऐसा है, बच्चों से आप इतनी इमोशनली अटैच हैं, बच्चों के लिए आप काफी कुछ करते हैं,
कई बार तो ये भी मन में आता होगा कि शादी, मेरा भी बच्चा हाँ, होता तो। नहीं सब ऐसा कुछ नहीं। मेरे मेरे मन में मेरे पूरे देश के करोड़ों बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैं उनको मानता हूँ, मेरे से उनके साथ संबंध बहुत टेरिफिक है। लेकिन मेरे शादी होनी होती थी यहाँ लिखी रहनी चाहिए। आप जितने भी लोगों को देखो, चाहे जो निर्णय शादियां नहीं की, इसका मतलब ये नहीं है कि शादी के खिलाफ है। न लता बिल्कुल जी नहीं। खिलाफ थी, न वाजपेयी जी खिलाफ थे, न दुनिया भर के कैरेक्टर मेरी जिंदगी में। और देखिए, ये आत्मा का मिलन होता है शादी में। हम लोग मजाक में लेते, मजाक इज नॉट एन अफेयर। मेरे यहाँ लिखा होगा तो लड़की अभी तो पैदा होने वाली नहीं है, अगर लिखा होगा तो होगा। मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में जब बोल रहा हूँ, मैं जितना बिलीव करता हूँ और लोग नहीं बिलीव करते। पर ये नहीं है कि मुझे लड़की नहीं मिलती। कई लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा सर आप इतने लंबे चौड़े हैं, आपकी पर्सनालिटी है, सर आपको लड़की ढूंढना में कोई। मैंने कहा मेरे को ढूंढ, मेरे घर वालों को तुम करोगे मेरे सर पे चढ़ जाएगा। देखो 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 बोल रहे शादी करो शादी करो। मेरे को लगता है होनी होगी तो होगी, नहीं होनी होगी तो मैं अपनी जिंदगी में अपने मेरे सारे लोगों के साथ मैं खुश हूँ। कभी भी मुझे अफसोस नहीं हुआ कि मेरा अपना बच्चा क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वाइफ भी होनी होगी तो होगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। आई एम हैप्पी। आई एम नॉट भीष्म पितामह, आई एम नॉट ब्रह्मचारी कि मैंने प्रतिज्ञा ली है। बट अगेन ये मेरा ऐसा क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर नहीं दे सकता और देना भी नहीं चाहूंगा। दिस इज नो बॉल। सर आपको बच्चों से इतना लगाव है, मैंने सुना है कि आपने बिहार में कई स्कूल खोले हैं शक्तिमान के नाम पे। शक्तिमान के नाम में स्कूल नहीं खोले हैं उन्होंने। शक्तिमान में बिहार में मैंने 2 महीने में, मुझे याद है, मैंने कम से कम 25-15 स्कूलों का मैंने चीफ गेस्ट बनकर गया था, मैं घूमता रहता था। अच्छा। लेकिन स्कूल के नाम पे छत्तीसगढ़ में शक्तिमान को लेकर 44 स्कूल 4 साल में खुल गए थे। बट दैट वाज बिकॉज दैट जिस आदमी ने, राजेश शर्मा के नाम है, अभी जेल में है वो, उन्होंने हर एक स्कूल खोल के 2 महीने में और स्कूल खोल के 2 महीने और स्कूल करके मेरे को ब्रांड बनाया था। रमन सिंह जी मेरे साथ बैठे थे, बोले कौन है ये? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, पर अच्छा है, जोत से जोत जला रहा है साहब। 44 स्कूल खुल गए, शक्तिमान की होर्डिंग लगती थी, मेरी मेरी गाड़ी चलती थी, हम लोग चाहते थे, रैली करते थे। फिर जगह पे स्कूल का इनॉग्रेशन हो रहा है, पत्थर भी कभी पे लगाए गए और बच्चे लोगों ने एडमिशन लेना शुरू किया। मुकेश खन्ना शक्तिमान बोल रहे साहब, वो आदमी भाग गया उसको लेकर, 250 करोड़ देकर भाग गया। नाम मेरा खराब हुआ, हम तो शक्तिमान के नाम पे थे। तो मुझे लगा अच्छा है, शिक्षा बांट रहा है, जोत से जोत जला रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बच्चों से प्यार है तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं। नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं सर। और सर आप चिल्ड्रन फिल्म फेयर सोसाइटी के 3 साल रहा मैं। जी, तो फिर ऐसा क्या हो गया सर कि आपको उससे रिजाइन करना मैं पड़ा? मैं 2.5 साल के बाद में, 2.25 साल के अंदर अंदर आते लगा, मैंने पिक्चरें पास करनी शुरू की थी। लोग बजट देते थे 1 करोड़ 1.5 करोड़, मैंने 3-3 करोड़ का बजट का। मैंने कहा फिल्म ऐसी बना के थिएटर में जाए। मेरे पीछे 260 फिल्म्स पड़ी हुई हैं, ये थिएटर में नहीं गई है, क्या फायदा बच्चों के लिए बनाने का। मैंने जंग किया, मोदी तक मेरा लेटर गया, बच्चों के लिए पैसे नहीं है तो किसके लिए पैसे आपको, आप बजट बढ़ाइए मेरा। अल्टीमेटली बजट नहीं बढ़ा। मैंने देखा मेरा टर्म खत्म हो रहा था, शायद मुझे सेकंड टर्म मिलता, पर मैंने कहा कि यहाँ पर मेरी बात समझ में नहीं आ रही इन लोगों को, और मेरा कुछ ऐसा माहौल बना। मैंने कहा चलो अभी मैं रिजाइन तो मैं तो चला जाऊंगा, बट मैं बर्तन खनखना के जाऊँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और बात की। मैंने कहा देखिए ये बात है। सो आज उसके बाद बंद हो गया चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, मैंने सब बंद हो गया, एनएफडीसी में मर्ज कर दिया उसको, विच इज वेरी बैड। हमारे देश का पहला चिल्ड्रन सोसाइटी थी जो खत्म हो गई। सर आप नरेंद्र मोदी के काफी बड़े प्रशंसक रहे हैं। हाँ, जहां भी मैंने सुना है हाँ, आपने हमेशा हाँ, उनकी तारीफ नो की है, डाउट उनके बारे में। तो उस टाइम में जब आपने मांगे रखी थी, उन तक भी आपने लेटर भेजा था? मेरा एंड लेटर गया था उनके पास कि देखिए मोदी जी, 3 पेज का लेटर गया था। मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखिए मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। इवन जो अभी मिनिस्टर बनकर आई है हमारी, जो स्मृति ईरानी, नाम नहीं लूंगा, बट 6 महीने तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं किया। क्यों मुझे नहीं मालूम। लोग कहते हैं आप वो सास भी कभी बहू का क्रिटिसाइज करते थे। मैंने कहा ऐसे कोई होती है, मैं इतना सीनियर, वो कहाँ है मैं कहाँ हूँ, और मेरे को मैं अपॉइंटमेंट मांगू मिनिस्टर से। यू आर द चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर है, तो वो तो मेरा आदमी दिल्ली फोन करता था मुझे। जेटली जी मेरे रह चुके, उसके पहले वेंकैया नायडू रह चुके 1 साल, 2 साल वो रहे, तीसरे साल ये आई, और इन्होंने मुझे नहीं दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं आग में कुछ दिखा। मैंने कहा कि अगर कोई मेरे को ये करता तो आई शुड नॉट रिमेन। अगर कोई कारण नहीं है कि भी मुझे, वो भी वन ऑफ द कारण था। तब मैंने मोदी जी को डायरेक्ट लिखा। मैंने कहा मोदी जी आप समझिए कि बच्चों की फिल्मों के लिए अगर आप बच्चों के, एक शक्तिमान
10 बच्चों को दूध पीना सिखा सकता है, 10 चिल्ड्रन फिल्में क्या नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं मोदी जी बिजी होंगे शायद, मेरा लेटर की सुनवाई नहीं हुई। 18 दिन वेट किया, फिर मैंने राजवर्धन राठौड़ जी को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया, उन्होंने 18 दिन होल्ड किया, फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर मैंने प्रेस बुलाई और मैंने अपनी पोजीशन के लिए। आज भी मैं लड़ना चाहता हूँ, बच्चों की फिल्में बनाइए साहब, ये बकवास फिल्में, ये ओटीटी, ये दुनिया भर की अश्लील फिल्में, ये सब आज की यूथ को बिगाड़ रही है। और चिल्ड्रन फिल्म बच्चे चाहते हैं उस उम्र में दिखाइए साहब, उसके थ्रू मैसेजेस दीजिए। सो वो एक कड़वा सत्य था जो मोदी जी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मेरे को कोई बुरा भी नहीं लगा, मेरे को अच्छा भी नहीं लगा, बुरा भी नहीं लगा, बट मैंने रिजाइन कर दिया उसके ऊपर कि मेरा कोई बनने का कोई, और पता लगा बाद में बंद ही हो गई, किसी और नया कोई नहीं आया चेयरमैन। हाँ, उसके लॉस बाद हुआ कोई आया बेचारे, जो नहीं। मैंने 20 लोगों की फिल्में पास करके रखा हुआ था, वो बेचारे, उनका नुकसान किया मैंने। सबको मैंने अलाउड कर किया था कि इसको 3 करोड़, इसको 2.5 करोड़, इसको वो करोड़, इसको ये करोड़। गुड स्टोरीज बड़ी पड़ी आज भी मेरे पास पूरे, लेकिन साहब मैंने कहा अभी आप खुद ट्राई कीजिए, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन तब तक पता लगा इंस्टीट्यूट बंद के इधर चले गए एनएफटीसी में। कि आपने दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ काम किया था, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनके साथ काम करके खुश नहीं थे। नहीं, ऐसी गलत बात है। राज जी के साथ मैंने 3 फिल्में की, जवाब, सौगंध बेताज की, बादशाह, सौदागर। सौगंध तो मेरी सौदागर की सौदागर बात। 3 में 3 काम किए, और करते करते मैं सौदा अपना, यहाँ तो दिलीप साहब का बाप था, उन 3 फिल्मों में मैं राजकुमार के सामने आमने था। मतलब 2 बड़े एक्टर जी। सामने होते हैं, दोस्त होते हैं, बेताज बादशाह और इवन जवाब। लेकिन पहली फिल्म में मैं थोड़ा सा नाराज नहीं था, बट मेरे को पता था कि दिलीप साहब खड़े हैं, राजकुमार खड़ा है, तो मुकेश खन्ना क्या करेगा। जी। और मैं थोड़ा सा पर वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा सुभाष घई के साथ काम करने का। ही इज द ओनली वन जो इन दोनों को ला सकता, और कोई नहीं ला सकता था। उनको चुन्नू मुन्नू बोलता था, और उनको खुश करो, तो पता लगा मेरा सीन कट गया, उधर से वो कट गया। बट आई वॉज एट द एंड, मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे याद है राहुल रवेल मेरी पार्टी में मिले, हम प्रीमियर की शो की पार्टी में गए थे ताज में, रवि जी खड़े थे यहाँ पर, सुभाष जी खड़े थे, राहुल रवेल थे, मैं था। तो सुभाष घई वॉज ट्राइंग टू से रवि जी, रवि यू नो आई कुडंट जस्टिफाई दिस बॉयज, मेरे बारे में इसका रोल, मेरे को भीष्म पितामह था उस टाइम, यू नो हाउ इट इज। तो मैं चुपचाप सुनता रहा, पर राहुल रवेल ने मुझे एक बात कही, बोला मुकेश आई आई लाइक टू इन द फिल्म। मैंने कहा रियली? बोले हाँ, दिलीप साहब राजकुमार के बीच में कोई नहीं दिखता, तुम दिख रहे थे मेरे को पूरी फिल्म के। थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लीमेंट अच्छा मिला सुना, अदरवाइज मैं उस फिल्म में मजा आया दिलीप साहब साथ काम करने का, राजकुमार साथ काम करने का, बट उस फिल्म ने मेरे को राजकुमार के साथ 3 फिल्में दी। सर, अक्षय कुमार के साथ आपने सौगंध में काम किया जी। था, उसके बाद 6 फिल्में आपने अक्षय कुमार जी, के साथ की, जी। काफी अच्छी बॉन्डिंग थी आपकी। आपने उन्हें बाद में एक फिल्म ऑफर भी किया था, मैं बट करने उन्होंने गया था, दिल्ली मेरी जेब में, एक जी। चाय वाले की स्टोरी थी, जो चाय की दुकान खोल के बैठा है सचिवालय के सामने, और वहाँ करप्शन को, तो he liked the story but he did not take it because वो एक्टर वही होगा मुकेश खन्ना जैसे, जो करप्शन को ओपनली डिस्क्लोज करता है। पॉलिटिकली आप, अक्षय कुमार बहुत बहुत सुम आदमी है, कभी कंट्रोवर्सी में नहीं करता। आई लाइक हिज स्टांस। कभी भी अरे क्या करना है यार, चुप रहो, बोलने का नहीं कुछ, मेरे पास तो ये एम्बेसडर गाड़ी है, बड़ी गाड़ी नहीं है मेरे पास। वो आदमी मुझे समझ गया क्यों मना कर रहा था, क्योंकि वो ओपन करना हमारे देश के करप्शन को, पॉलिटिशियनों को। तो उसके बीच में मेरी बातें मीटिंग हुई थी, और बाद में फिर मैंने उनको सजेस्ट भी किया था, आप चाहते वो बोलना चाहते थे, मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप इस तरह की जी। प्रॉब्लम क्या था, मैंने उस वक्त उसकी बहुत तारीफ की। मैंने कहा अक्षय तू अभी तू अच्छी अच्छी फिल्में कर रहा है। पहले वो एम कोई भी ले लेता था, डांस गाना डिशूम, और चलना शुरू हो गया था, बीच में उसकी फिल्में चल रही थी। तो बोला नहीं मुकेश, मेरा किस्मत चल रही है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा भी सिलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। वहां बोलने के बाद 6 महीने बाद मैंने उल्टा बोला कि तुम गलत स्टोरी सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी इमेज के साथ नहीं जा रही। हालांकि लोग कहते हैं अच्छी फिल्में चली भी है, पैडमैन, इवन स्काई वाली भी अच्छी चली, बट शक्तिमान जब बनती थी तो लोग बोलते थे कि अभी उड़ेगा ये, आर्यमान जब बनी कि आर्यमान अभी उड़ेगा। तो अक्षय ये खड़ा हुआ है, अभी लगेगा अगर अक्षय होता तो मार देगा, लेकिन अक्षय एकदम सीधा साधा आदमी बन के, वो पब्लिक नहीं लाइक करेगी तुम्हारी फाइटर इमेज। तो तुम चूज करो, बट
ट्राई टू गेट बैक। अगर उनकी फिल्में फ्लॉप नहीं होती तो मैं नहीं बोलता फिल्में फ्लॉप हुई थी। मैंने कहा शायद अपने अपनी इमेज के साथ करीब फिल्म। आज मैं शक्तिमान की इमेज तोड़ कर आऊंगा, लोग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट्स द ओनली थिंग आई सेड अबाउट हिम, दैट्स नथिंग। सर एक और बात पे आप काफी जोर डालते हैं कि जो स्टार हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, वो गुटखा, तंबाकू इन सब का ऐड करते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको। मैं तो कहूँ शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आप, मैंने एक स्लोगन डाला था, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवाय। तो मैंने कहा और भी ऐड है जमाने में गुटखा के सिवा। आप इतना कमाते हो साहब, आप इतने पैसे कमाते हो, 2.5 करोड़ एक आदमी लेता है, मेरे को नाम नहीं लूंगा, एक दिन का आप कुछ भी बुलवा लो उनसे, 2.5 करोड़ रुपये पर डे। आप उसके लिए फिर गुटखा, जिसके नाम पर आप बच्चों को गुमराह कर रहे हो, वो आदाब केसरी आदाब। मैंने कहा एक तरफ तो आदाब करते हो, दूसरी तरफ गुटखा खाने के लोग उकसाते हो। एक तरफ आप फिटनेस की बात करते हो, कुछ लोगों को समझ में आया कि मेरे अमित जी ने भी शायद वो वापस ले लिया था, और मैंने सुना इवन अक्षय ने भी वापस लिया था। लेकिन आज भी साहब कुछ लोग हैं, आज भी आते हैं बड़े बड़े लेवल पे, ये सर ये आदाब करते, शर्म आनी चाहिए सर आपको। आपकी वजह से गुटखा 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 क्या चीज है सर? गुटखा एक बार अंदर घुस गया ना, आप बाहर नहीं निकल पाओगे। यू मस्ट रिफ्यूज। जैसे मैं करोड़ों रुपए लॉस किया, मैंने आज तक मैंने विलन का रोल नहीं किया, मैंने शराब नहीं पी, मैंने सिगरेट नहीं पी है, मैंने कभी आज तक कभी इवन बियर तक नहीं छका, लेकिन मैं ऐड भी नहीं करता हूँ। जी। आप भी करो ना, मैं तो छोटा एक्टर हूँ साहब, आप तो बहुत बड़े एक्टर हैं। तो मेरी वो शिकायत है कि एक तो उनसे भी शिकायत है, उससे बड़ी शिकायत मेरी यूट्यूब वालों से है। काय को चलाते हो सर रवि, जंगली रवि सर? काय को? हर बड़ा बड़ा कैरेक्टर आर्टिस्ट बोलता है आपके पैसे घर में बैंक में फटाक से आ जाए। अरे साहब, लोग बर्बाद भी हुए उसमें। मुझे किसने कहा सर इसमें आप एक गेम सिखा रहे हो, आप सट्टा सिखा रहे हो क्या? काय को अलाउ करता है गवर्नमेंट? सब बोलते हैं सर राजस्व मिलता है गुटखा से। अरे मारो गोली राजस्व से, मेरे पैसे से आप पूरी सरकार चला रहे हो ना, हम टैक्स देते हैं आपको। ये राजस्व क्या होता है आपको गुटखा वाले देते हैं सब। इसीलिए शक्तिमान के खिलाफ गुटखा लॉबी हो गई थी, मुझे किसी ने कहा था उस जमाने में। जैसे आज ये लॉबी खड़ी हुई है मेरे खिलाफ, अरे बुढ़ा हो गया, अरे वो। उस जमाने में भी शक्तिमान को बदनाम करने की कोशिश की थी, हमने केस लड़ा और जीत गए। आज भी उस जमाने में किसी ने कहा सर आपको किसी ने जानबूझ के हर 15 दिन में एक बच्चे को गिराते थे, पढ़ाते थे, करते थे, और हमने प्रूव किया कि सब रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं मेरा इनसे कहना है, मुझे गुस्सा आता है मैं जब जंगली रमी की ऐड भी देखता हूँ। अरे साहब क्यों? और यूट्यूब को बोलते हैं सर यूट्यूब को बहुत कमाई है इस ऐड में। अरे होती होगी साहब, आप राजस्व बहुत मिलता होगा साहब, पर आप देखिए आप मैसेज क्या दे रहे हो? आप इतना बड़ा आयाम लेके बैठे हो, गांव में बैठे हुए लड़के बोलेगा अरे शाहरुख खान पीता है सिगरेट, मैं भी पीऊंगा। सर आप ये देश में हमारे स्टेशनों के नाम, सिटी के नाम जो मुगलों और अंग्रेजों के नाम पे हैं, उसे बदलना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या मेरे दुखती रग पे उंगली रखते हैं कि मैं बोलूं? मैं बहुत बोल चुका हूं, मुझे मालूम है मैं आप क्या बुलवाना चाहती हैं। 10 बार बोल चुका हूं, मुगल गए तो मुगल के नाम भी जाने दो नहीं। आज क्यों हम लोग मुगलई चिकन खाते हैं साहब? क्यों? क्या हमारे पास अपने आइटम्स नहीं है? आज सब नाम मुगलई क्यों है साहब? मुगलों ने क्या हम लोगों को कोई दुख सुख नहीं दिया है, गुलाम बना के रखा है। कोई भी उसका अगर पैरवी करेगा तो मैं बोलूंगा गलत बोल रहे हो। हमारे यहाँ पर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से लेकर बहादुर शाह जफर तक के सारे लोगों के नाम बच्चों को मालूम है साहब। अपने बाप दादाओं के बाद परदादा का नाम बताओ, किसी को नहीं मालूम हो। क्यों पढ़ाते हो ये सब हमारे हिस्ट्री की किताबों के अंदर? क्यों झांसी की रानी नहीं पढ़ाते? क्यों चंद्रशेखर आजाद नहीं पढ़ाते? क्यों अशफाक उल्ला खान नहीं पढ़ाते? आप क्यों मुगलों को, मुगल आजम फिल्म बन गई इतनी बड़ी साहब, और ये स्ट्रीटों के नाम सर, नाम नहीं है आपके पास। मैं देता हूं 60 नाम। चंद्रशेखर आजाद रोड बनी होगी, भगत सिंह आजाद रोड बनी होगी, ये शाहजहांपुर से लेके सब गंगा से अगर आप आओ ना, गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक आपको जगह जगह पे आश्रम के नाम मिलते हैं। मैंने एक बार सर्च किया पूरा गूगल, आप भी कभी करके देखिए, बहुत ब्यूटीफुल लगती है गंगा, ऐसी आती होती हर जगह पे। गंगा का मंदिर, शिव जी का मंदिर, उसका मंदिर, इवन निर्मल बाबा का आश्रम है, नाम पड़ा निर्मल बाबा का आश्रम साहब। इसके बाद जैसे आप रुड़की की तरफ आते हैं, मैं हैरान हो गया, सडनली नाम शाहजहांपुर, जहांगीरपुर, उस्लामाबाद, ये बात, वो शुर, ये पुर। आप देखिए ये काम, ये आए इन्होंने ये नाम हमारी जगह को चेंज ही किया होगा ना। आज तो हम अजमेर शरीफ को लेकर झगड़ा कर रहे हैं साहब। आपके ये जितने भी नाम है,
हमको नाम चेंज नहीं कर देना चाहिए? लोग बोलते क्या जरूरत है साहब, और भी गम है लड़ने के लिए, खा रोटी कपड़ा मकान। मैंने कहा साहब, आप अगर आपके घर का हिस्ट्री चेंज कर दे, कोई आपके बाप दादा का नाम चेंज कर डाले और वो आपको गुलाम बना के बैठा हुआ है, जैसे ही वो जाएगा घर मेरे को आएगा, उसने नाम लिखा हुआ है उस्मानाबाद में, बोलूँ सर इसको मैं चेंज करके कर दूं गीता भवन, जो मेरा पहले से था, क्या खराबी? अपनी अस्मिता को पकड़ो, अपने आत्म अपनी अपने गौरव, अपने उसको पकड़ो, इसमें कोई घमंड नहीं है। मुस्लिमों से कोई झगड़ा भी नहीं है। आप मैं मस्जिद तोड़ने की भी बात नहीं करता हूँ। मैं तो यहाँ तक इतना कह रहा हूँ, आज की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, अरे साहब आप सब लोग मान जाइए कि हमारे मंदिरों के ऊपर बनाया था, इतना कमिट एक्नॉलेज कर दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बस that's all, हमको कुछ सर नहीं चाहिए। अंत में गंगाधर के स्टाइल में अपना नाम बता दीजिए सर। देवी जी, हमारा नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, ग्राम गुटिंडा, पोस्ट त्रिकोली, जिला। आपको पता है ग्राम गुटिंडा, हमारा राइटर थे गालिब, उनके गांव का नाम था गुटिंडा, जी मैंने ये सुना और है उसने डाल दिया अपना नाम। हम लोगों ने पूरा देश समझता कि गुटिंडा में गंगाधर। सो इट्स समथिंग आई जस्ट कॉन्टेक्टेड हिम अगेन। मैं चाहता हूं कि फिर से अभी गंगाधर का सीधा चश्मा बनाया जाए, अच्छा उल्टा चश्मा का होगा, उसमें गंगाधर सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। ये मैं दे रहा हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैंने कहा उसके ऊपर जरा सोच, पंडित गंगाधर बन के, शक्तिमान बन के नहीं, ताकत है उसके अंदर, पर वो सोसाइटी में बैठे हुए करप्शन को हटाओ। मेरे दिमाग में ये नेक्स्ट प्लान है। कई रात से पर्दा उठाया है सर ने, उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में, सीरीज के बारे में बताया और गंगाधर से रिलेटेड टॉपिक के बारे में भी बताया। इसके साथ ही बातों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। वैसे तो सवालों और जवाबों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, लेकिन उम्मीद है कि आपको शक्तिमान से जुड़े, भीष्म पितामह से जुड़े और मुकेश खन्ना से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इनके बारे में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा। तो इसके साथ यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी और के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।